우리 뱃속까지 현실복제원이 내 머릿속에 새겨놓고 어떻게 우리를 그런지 알지. 그 사람들은 근데 학교를 못 나가고 지금 누가 알까 봐서 그게 그 안에서 모진 구타와 성폭행을 매일 밤마다 성폭행을 당하면서 생활했을 것 같습니다. 접해가지고 끌려가는 것들을 목격을 했던 거죠. 그것도 악몽입니다. 그거. Jung was a good student and he took care of his mother. He was just 12-year-old, so it's kind of difficult for him to do so. Jung और उसकी मदर अकेले रहते थे, so that it makes sense, cause he's the only person in his family who can take care of her. But on one day, he went outside with his neighborhood friend, Ashi. वो दोनों सिटी में एंजॉय करने गए थे, खाना पीना. They were enjoying every moment in this lit city. फिर उसके बाद दोनों आर्केड रूम में गए एंड दे वर हैविंग फन. अशी को कुछ काम था तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया था आर्केड रूम से. देन 2 police officers approached him and after that he left his mother alone and he never comes back. 이 사진이 보면 5살 때거든요. 너무너무 이때가 행복했던 시절이었어요. 엄마하고 같이 이렇게. 일어나 보니까 난 진짜 깜짝 놀랐습니다. 왼쪽 팔다리가 움직이지 않는 거야 이게. 군요. 저한테 돌아오는 거는 가혹한 폭력이었죠. Lee was 7-year-old. One day he went outside with his brother. Again 2 police officers approached them and वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग आपको घर छोड़ देंगे. 7-year-old kid and his brother were not that much mature कि they would know the mother shit about the world. And जिन लोगों ने उन्हें अप्रोच करा था they were police officers. तो वो उन लोगों के साथ चले गए थे. कुछ घंटे पुलिस स्टेशन में वेट करने के बाद वो जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकले 2 vans were waiting for them. Then वो वैन में बैठे and they were missing like others. Since then, gradually people and children started disappearing. वैन से उन लोगों को एक डार्क फॉरेस्ट में ये लोग ले जाते हैं and उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो दोनों अकेले नहीं हैं. There were many mixed age group people were on the van. छोटे बच्चे से लेके बूढ़े इंसान तक. 형제 복지원이라는 데를 차를 한 대 와서 सारे बच्चे स्क्रीम आउट कर रहे थे कि हम कहाँ हैं, तुम लोगों में कहाँ ले जा रहे हो, आई वांट टू गो होम. बट जैसे ही कोई स्क्रीम आउट करता वो लोग उन्हें ब्रूटली मारने लगते हैं. जैसे ही ये लोग बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं उन्हें हैवी स्टील डोर्स दिखते हैं जो कि बस बाहर से बंद होते हैं. एंड इनसाइड द रूम उन्हें बहुत सारे बंक बेड दिखते हैं जो कि पूरे हॉस्टल में थे. सेम एज रियल स्क्विड गेम्स. 여기서 도망가고 싶은 것이 소원일 것이다. 좋다. 하나님, 여기서 도망가게 해주십시오 하고 기도해라. 기도는 그렇게 시작하는 것이다. सब लोग एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते थे ब्लू कलर की जिस पे स्ट्रिप्स होते थे. सब लोगों को फोर्स करा जाता था कि तुम अपने हेड को शेव करो एंड किसी को भी बड़े बाल रखना अलाउड ही नहीं था. इफ़ दे डू दैट थिंग उन्हें बहुत गंदी पनिशमेंट मिलती थी. 날 장애인이 오줌을 샀어요. 겨울이었어요. 오줌을 놓는데 겨울에 소리장이 머리채를 끌고 가는 거예요. 그 사람 화장실 끌고 가서 그 우리 복도에 딱 좀 마포대 있잖아. 그걸로 그 엄부를 막 닦고 그렇게 닦고 막 찬물을 들어붓고 이러는 거. एंड स्ट्रिप पे उनके नाम लिखे थे एंड ऑफिशियल्स और उनके कमांड ऑफिसर उनको स्ट्रिप नंबर से ही बुलाते थे. इस कैम्प में मिलिट्री जैसे रूल्स फॉलो होते थे. देयर वाज वन वुमन. जब वो 7 साल की थी तो इन मॉन्स्टर ने उन्हें उठा लिया था एंड जैसे ही वो एंटर होती हैं कैम्प में तो वो देखती हैं कि उनसे भी यंगर बेबीज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं. हर दिन सुबह 5 बजे अलार्म बजता था. तो छोटे छोटे बच्चे नए आए थे जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें. कमांड ऑफिसर उनसे बोलते हैं कि जो सब कर रहे हैं तुम भी वही करो. न्यू किड्स वर कम्प्लीटली शॉक्ड क्योंकि अनकाउंटेबल उन्हीं के जैसे लोग थे वहाँ पे विद सेम ड्रेस एंड उन लोगों ने जैसे हम स्कूल में लाइन बना के रखते थे वो लोग भी वैसी लाइन बनाते थे. लाइंस में
सारे एज के ग्रुप के लोग रहते थे। ये वॉल सॉलिड कंक्रीट से बनी थी एंड अगर इधर से कोई भागने की कोशिश करता है तो ऊपर गार्ड्स भी खड़े रहते थे जो कि बैरिकेडिंग करते थे। ये कैंप्स डीप फॉरेस्ट में है एंड अगर नॉर्मल पर्सन इधर पे आएगा भी तो ही वोंट एबल टू फाइंड द कैंप। यू मस्ट बी नोन टू दिस एरिया एंड हैव एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ द फॉरेस्ट एंड आपको डीप हंटिंग करनी पड़ेगी तभी आपको पता लगेगा कि ये कहाँ पे है। ये एरिया एक छोटे शहर के जैसे था जहाँ पे एक फैक्ट्री है, एक चर्च है, एक स्कूल है एंड सलून भी है। बाद में पता लगता है कि ये एरिया बस एक नहीं है, ये बहुत सारी जगह है साउथ कोरिया में एंड ये लोग कमांड ऑफिसर और ऑफिशियल्स को सल्यूट भी करते थे एंड जो नए नए लोग आते थे और वो लोग इनका इंस्ट्रक्शन नहीं मानते थे तो इन लोगों को वो ब्रूटली मारते थे। उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपको कुछ हो रहा है, उनको बस उनके काम से मतलब था। गलती से कोई रजिस्ट कर देता था तो उन्हें सिवियर पनिशमेंट मिलती थी। 내 눈앞에서 누나가 머리채 끌려가면서 두들겨 맞고 누나가 울면서 막 정선아 집에 가자라고 할 때 조장이 따라하라고 하는 거예요. 야 이 X나 이래요. 다시는 찾아오지 마. 동생인 내가 누나한테 그 말을 해야 되는 그런 비참함들이 있는 거예요. 그리고 한편으로는 그게 죄의식인 거예요. एक विक्टिम ने बताया कि उन्हें बस 30 टूथब्रश मिलते थे एंड उनका यूज़ 120 लोग करते थे एंड उन्हें एक ही जोड़ी कपड़े मिलते थे पूरे साल। इन लोगों का मोस्टली काम लेबर का रहता था दिन भर। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ लाइक 6 or 7 year old एंड यू आर डूइंग दिस हार्श वर्क। वो छोटे छोटे बच्चे से फैक्ट्री और चर्च को साफ कर पाते थे और बार्बर की दुकान में काम करवाते थे। जंग फिशिंग और रॉड की फैक्ट्री में काम करता था ज़्यादातर। लाइक जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पूरे दिन का दर पे मतलब है कंटिन्यूस लॉन्ग आवर्स विदाउट रेस्टिंग। इट डजेंट मैटर कि क्या काम है और उनकी कितनी एज है, उनको निडल और शार्प ऑब्जेक्ट के साथ काम करना पड़ेगा एंड अगर कोई रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी नहीं डालता है एंड गलती से भूल जाता है तो ये लोग अगेन उसे सिवियर पनिशमेंट देते हैं। जिनको याद है कि he was completely bloody cause उसे again and again मारा जाता था। They also get very limited amount of food। इसी की वजह से सारे लोग slim and super skinny थे। कई बार जो भी उनको मिलता वो लोग वही खा लेते हैं including rats and cockroaches। There were also females in that area or I would say the worst place of this hell। Why I'm saying this cause उनके साथ continuous assault चलता रहता था। 똑바로 된 게 알지 그 사람들은। 근데 학교를 못 나가고 지금 누가 알까 봐서 그게 얼마나 지금도 숨기고 있고 창피하고. If females get pregnant, they inject them with unknown substances and कुछ दिनों के बाद पता लगता है the female who got pregnant, her unborn child didn't see this world। Sexual assault बस females के साथ नहीं चलता था, ये males के साथ भी होता था and some victims won't able to talk about this shit। That's why we have like so many photos। It was fucking horrific। But you might be thinking why all these were there, why no one tried to save them and इन लोगों का purpose क्या था? This place is called Brothers Welfare Center। It is supposed to gather homeless people who didn't have anyone in their family and who are alone in this world। 노숙, 무전 취식, 가출아, 집단 거린 등이 바로 이 형제 복지원에 수용돼 있다। And the sad part है ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम था ताकि लोगों को सेकेंड चांस मिल सके एंड अपनी वो लाइफ बेटर कर सकें, क्योंकि ये लोगों को जॉब्स, एजुकेशन एंड अदर फैसिलिटीज सब प्रोवाइड कर रहे थे। ये प्लेस गवर्नमेंट ने टीवी पे एडवर्टाइज भी करवा रखी कि ये बेस्ट प्लेस है होमलेस पीपल के लिए। बट इधर पे 70% ऑफ पीपल वो लोग थे जिन्हें इन लोगों ने फोर्स करके लाया हुआ था। लाइक मिस्टर चोई व्हेन ही वाज 14 ईयर ओल्ड उन्हें तब लाया गया था एंड इनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था सबके सामने एंड ये वहाँ के गार्ड्स ने करा था। ये इवेंट तब हुआ था जब मिस्टर चॉय सो रहे थे। इफ समवन ट्राई टू फ्ली फ्रॉम दैट प्लेस एंड गार्ड को पता लग जाता है देन दे जस्ट कट एंड किल देम एंड दिस इज द वे ऑफ देयर पनिशमेंट ताकि इधर से कोई बाहर ना जा सके। जब जुंग का इंटरव्यू हो रहा था तो ही वाज लाइक कि मेरे को ये सब बताने में शेमफुल फील हो रहा है एंड मेरा इसमें क्या फॉल्ट था। डिसेबल पीपल का डिफरेंट सेक्शन था वहाँ पे एंड जो विक्टिम्स थे दे क्लेम्ड कि उन लोगों को ये ज़ॉम्बी जोन बोलते थे cause they inject them substance all the time and drugged up। Because of this they resembled the zombies literally।
जब जंग 14 ईयर की एज हो गई थी तो वन डे ही सॉ हिज फादर फार अवे फ्रॉम दिस कैंप। जब जंग के फादर ने उसे देखा कि उनका बेटा 2 सालों से इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है, ही लीन ऑन अल्कोहल। वो मल्टीपल टाइम पुलिस स्टेशन में गए थे, बट जब पुलिस वाले उनकी कंडीशन देखते हैं कि वो इतनी ज़्यादा ड्रंक है तो वो उन्हें अनफिट कंसिडर कर देते हैं एंड उन्हें वही प्लेस पे भेज देते हैं। जंग बोल रहा था कि मैं अपने फादर को देख के एक्साइटेड नहीं था, ही फेल्ट एम्बैरेस्ड आफ्टर सीइंग हिम। उसके फादर ने उसे राइस केक हैंड ओवर करा था एंड बस ये एक केक उन्हें कोरियन हॉलीडे पे मिलता था एंड वो भी वो उनके बच्चे के लिए सर्व करते थे जबकि वो खुद हंग्री थे। जो इस कैंप का ओनर था वो बोलता था कि ये एक होली प्लेस है एंड गॉड हैज कमांडेड मी टू डू दीज थिंग्स एंड ही लिटरली ब्रेन वॉश देम। जो भी वो बोलता था वो उधर पे लॉ बन जाता था। ऑन डेक 1996 Mr. Kim was the prosecutor of South Korea. On that particular day, he had a day off and वो हंटिंग करने गए थे फॉरेस्ट में। किम ने नोटिस किया कि बहुत दूर कुछ लेबर काम कर रहे थे विद द सेम ड्रेस, बट कुछ ऑड था क्योंकि कुछ गार्ड वहाँ पे खड़े हुए थे स्टिक लेके और रॉड लेके उनके पीछे एंड वो उन्हें मार भी रहे थे। वहाँ पे डॉग्स भी थे जो कि इन लोगों को डरा रहे थे। कुछ टाइम के बाद ये लोग उनको केज में बंद कर रहे थे एंड उन्हें बाहर से लॉक कर रहे थे। कुछ वर्कर्स को इन लोगों ने चेन से बांध रखा था सो दैट दे वोंट एबल टू फ्लीड। मिस्टर किम को ये देख के बहुत गंदा लग रहा था। ही स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग दिस एरिया। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि यहाँ पे 900 किड्स थे एंड 3000 लोग थे। आफ्टर सम डेज किम फाउंडेड द ओनर ऑफ द हाउस जहाँ पे वो रुका हुआ था। उसके घर पे एक बहुत बड़ा कैबिन मिला था जिसमें $2 मिलियन थे। दिस इज द फेस ऑफ द लीडर एंड द ओनर मिस्टर पार्क। जब किम मिस्टर पार्क का इंटरव्यू ले रहे थे तो ही सेड आई कांट बी इन्वेस्टिगेटेड क्योंकि he was supported by the big dogs in the government. Big dog means president and his team at that time. Government had given him a lot of money to run this and हर एक बंदे का उसे पैसा मिलता था। मिस्टर पार्क को जो भी प्रॉफिट मिलता था आउट ऑफ फैक्ट्रीज और रॉड फैक्ट्रीज और वहाँ के सलून वो सब रख लेते थे। Kim got enormous amount of call from higher authority reduce Mr. Park's sentences. Because of the higher authority keep on pressurizing him, he had to do that thing. 이 밀착된 어떤 이게 있는 거란 말이에요. 저기가 박인경이 구속됐을 때도 부산시장이 전화해서 풀어주라고 압박을 하고. Back in 70s or 80s, the president of Korea, Chon Dwan, he was the one जिसने multiple crimes commit कर रखे थे and वो military dictatorship चलाते थे। इसी की वजह से लोग protest भी करते थे उस टाइम पे। उन्होंने डेथ होने तक कभी apology नहीं मांगी थी। In the end, Mr. Park was sentenced only for negligence, 2 years and 6 months, and बहुत सारे charges drop कर दिए गए थे। In 1987 जब ये news बाहर आई थी तो these camps were shut down, but these were run by the government. They just changed the name and the location and the whole shit started again. जब Mr. Jong को पता लगा कि उनको दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र करा जा रहा है, he got the call that his father has passed away and no one knew the reason. This concentration camp lasted for 12 years. Total इसमें 3,437 victims थे and in 1988 all these camps were shut down. Again they changed the name, changed the location and whole shit started again. But some victims came forward. The reason why they didn't come forward before 2011 क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ये लोग हमें फिर से अनफिट डिक्लेयर कर देंगे क्योंकि वो इतने स्लिमी एंड स्किनी थे। जिन लोगों को फोर्सफुली लाया गया था एंड जब वो लोग वापस आए थे तो दे डिडंट फाइंड द पेरेंट्स एंड बहुत सारे लोगों को ऑर्फनेज और मेंटल फैसिलिटी में भेज दिया था बिकॉज ऑफ द हॉरिफिक एक्सटॉर्शन दे फेस्ड इन द पास्ट। एंड धीरे धीरे लोग कोर्ट के सामने आके प्रोटेस्ट करने लगे। मिस्टर यान इज द फर्स्ट पर्सन जिसने प्रोटेस्ट करा था। In the initial stages, he was the only person in the protest. कोर्ट और पुलिस बोल रही थी कि the limitation was long over, तो अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। But in 2016, Mr. Park passed away and this is the photo before his death. Victims 3 साल तक कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे and उन लोगों ने वहीं पर घर बना लिया था। But in 2020, court granted reinvestigation for brothers' welfare case. 우리 뼛속까지 현실 복제원이 내 머릿속에 새겨놓고 어떻게 우리를 그것도 악몽입니다. 그거.